हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो ये यूनिट हमने स्टार्ट की थी, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम और उससे रिलेटेड जो कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण था और जो अध्यारोपण का नियम था, सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कल के लेक्चर में। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी के टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और क्या होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जो बल होता है, वैद्युत बल रेखाएं भी उन्हें हम कहते हैं, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उन सभी, तो ये जो सभी टॉपिक हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए देखिएगा, आप ज़रूर देखते रहिएगा, हम यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाएंगे। फिर से रिलेटेड जो PDF होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी जब हमारी यूनिट कंप्लीट होगी तब। तो चलिए देखते हैं आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर पहले हम डिफिनीशंस आपको बताएंगे, फिर हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि क्या कुछ होता है वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि कोई एक वैद्युत आवेश दिया हुआ है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अगर हम कोई अन्य आवेश लाएं तो वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगे। यानी एक वैद्युत आवेश रखा होगा तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां पर जो वैद्युत जो बल है वो वहां पर कार्य करेगा आसपास। अगर हम कोई अन्य आवेश वहाँ पर लाते हैं तो आकर्षण या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों बलों में ही एक बल का हमको वहाँ पर अनुभव होगा। तो इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, और इससे ही रिलेटेड होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र होगा तभी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, अन्यथा वहाँ पर नहीं होंगी। तो क्या अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो बल की दिशा अगर निरंतर वहाँ पर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बल की दिशा जो वहाँ पर बल लग रहा है वैद्युत आवेश के आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पर वो बल लग रहा है, तो अगर उस बल की दिशा निरंतर बदलेगी, लगातार बदलती रहेगी, तो जो आवेश के चलने की दिशा है वो भी निरंतर बदल जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, तो आवेश जो वक्राकार मार्ग में चलेगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं वहाँ पर बनेंगी और जो कि होंगी वक्राकार। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब इसकी एक और डिफिनीशंस होती है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो इसको हम पहले पीछे देखेंगे, फिर इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं वैद्युत बल रेखाओं के उनको हम अच्छी तरह से बाई फिगर समझेंगे, फिर आपको एक फिगर के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे कि क्या वैद्युत बल रेखाओं के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखिएगा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब क्या है, स्मूथ करो। तो वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। तो क्या चलता है, धन आवेश चलता है, पृथक्कृत होता है, स्वतंत्र होता है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हम जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो बल रेखाओं के माध्यम से ही हम उसको डिनोट करेंगे वहाँ पर। और ये मेन इसमें होता है धन आवेश। वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये होती है इसकी डिफिनीशन से वैद्युत बल रेखाएं की। अब यहाँ पर जो ये चित्र वाला सिस्टम है ये हम आपको बाई फिगर बना के समझाएंगे, फिर आपको हम जो बनाया फिगर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र तो हमने पीछे अच्छी तरह से पढ़ लिया, अब हम विद्युत बल रेखाओं के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें। तो ये एक गोला है मान लेते हैं जो कि धनावेशित है, एक धनावेशित गोला है। तो क्या होगा, इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो क्या होंगी, ये बल रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाएंगी, यानी दूर जाएंगी, इस आवेश से दूर जाएंगी, इस दिशा में यानी सभी दिशाओं में ये दूर जाएंगी, इस आवेश से दूर जाएंगी। अगर धन आवेश होगा तो किसी धन आवेशित, पहले हम इनको सिंगल लेंगे, फिर हम एक साथ लेंगे, तब वहाँ पर कंडीशंस दूसरी बनेगी।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि अगर कोई धन आवेशित गोला है यानी कोई धन आवेश है तो उससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो उस आवेश से दूर हटेंगी यानी अनंत की ओर चली जाएंगी दूर हटती हुई। और इसी के जस्ट विपरीत जस्ट अपोजिट होता है कि अगर हम माइनस आवेश वाला कोई गोला लेते हैं तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं उसी की ओर यानी उसी के केंद्र की ओर, उस ऋण आवेश के केंद्र की ओर आती हैं अनंत से, यानी सभी दिशाओं से उसकी ओर आ जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसके विपरीत क्या होता है, अगर अकेला ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश आकर्षण के कारण अनंत से चलकर ऋण आवेश तक आ जाएगा, अतः हम यह कह सकते हैं कि जो बल रेखाएं होंगी अनंत से चलकर सीधी ऋण आवेश तक आ जाती हैं। तो प्लस के केस में क्या होता है, धन आवेश के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो अनंत की ओर जाती हैं, यानी जो आवेश है उससे दूर हट जाती हैं, दूर हटती हुई अनंत की ओर जाती हैं। जबकि ऋण आवेश में क्या होता है, ये इसके विपरीत होता है, यहाँ पर बल रेखाएं अनंत से चलकर उस ऋण आवेश तक आ जाती हैं। तो इन दो फिगर, ये अलग अलग दोनों फिगर थे जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो बल रेखाओं का मूवमेंट होता है वो यहाँ पर किस प्रकार से होता है। तो अब हम देखेंगे जब हम साथ में रख दें विपरीत आवेश, समान आवेश, उनकी क्या कंडीशंस बनेगी, तो उनको देखते हैं। तो यहाँ से ऊपर क्या स्पष्ट होता है, यानी इन दोनों चित्रों से हमको क्या स्पष्ट हुआ कि आवेशित गोले के लिए जो बल रेखाएं हैं सीधी और त्रिज्य यानी कि अनुगामी होती हैं और गोले के केंद्र से निकलती हुई या तो केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्लस के लिए निकलती हुई और माइनस के लिए उसमें केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब क्या करेंगे, अब हम दो फिगर लेंगे यानी दो बराबर और विपरीत आवेश लेंगे जिनसे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींचेंगे हम। तो क्या लेंगे, हम एक साथ ले रहे हैं, एक हमने लिया ये धन आवेश और इसी के साथ संपर्क में लिया यहाँ पर हमने ऋण आवेश। वहाँ पर दोनों ये अलग अलग हैं, ए नंबर चित्र बी नंबर चित्र अलग है और ये एक ही चित्र में ये दोनों यानी धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी हमने यहाँ पर लिया है। तो अब क्या होगा, ये रेखाएं होंगी जो धनावेश के कारण क्या होता है, ऊपर वाला एम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसके कारण जो बल रेखाएं हैं वो दूर हटेंगी, प्लस के लिए दूर हटती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से निकलेंगी अगर इस दिशा में निकल रही, और यहाँ से आती हुई अनंत से आती हुई, तो इस प्रकार से बनेंगी। आप ऐसे ही फिगर को समझ लीजिए, वैसे हम आपको भी जो इसका एग्जैक्ट फिगर है वो दिखाएंगे, यानी जो कि बनाया होगा पहले से, ये हम बनाकर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं केवल, तो आप समझिएगा केवल कैसे इनका जो मूवमेंट है वो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों संपर्क में, तो इधर से जो निकलेंगी बल रेखाएं, तो इधर से ये चली तो इसकी प्रवृत्ति है केंद्र से दूर जाने की, अनंत जाने की, और इसकी है अनंत से आने की। तो ये रेखाएं यहाँ से निकलकर यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएंगी अगर दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, अगर उनके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है वैद्युत बल रेखाओं की कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में चली जाती हैं। तो इसको हम कर लेते हैं इस चित्र नंबर सी। तो यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ पर हमने विपरीत आवेश लिया है, दो बराबर आवेश हैं लेकिन दो विपरीत आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से एक वक्र प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, अब हम एक लेंगे, यहाँ पर एक फिगर लेंगे जिसमें हम दो बराबर और समान धन आवेश लेंगे, फिर उसमें देखेंगे विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएंगी। तो चलिए उसको लेते हैं। तो यहाँ पर दो बराबर और समान आवेश, इसका क्या मतलब है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों हमने बराबर ले लिए, उसमें हमने विपरीत लिया था तो वक्र प्राप्त हुआ था, यानी प्लस से निकलकर माइनस में विद्युत बल रेखाएं जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि प्लस की प्रवृत्ति होती है दूर जाने की रेखाओं की, तो यहाँ से जो रेखाएं होंगी वो चली जाएंगी दूर, ये जा रही हैं, ये इधर दूर जा रही हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये इधर से निकल कर इसी में प्रवेश कर जाती, लेकिन ये भी प्लस है तो यहाँ भी दूर हटेंगी, यहाँ भी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो भी दूर हट जाएंगी। और जब दूर हट जाएंगी तो इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर जैसे ये दोनों आवेश हैं, ऊपर हम देखते हैं ये दोनों आवेश हैं, तो मिलाने वाली रेखा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेश है, तो प्लस से निकलकर माइनस में विद्युत बल रेखाएं पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों समान और बराबर आवेश हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो मिलाने वाली रेखा ये दोनों भी प्लस प्लस आपस में संपर्क में रखे हुए हैं, तो इसके ठीक मध्य बिंदु पर क्या होगा, मध्य बिंदु मानेंगे हम इसके ठीक एन क्या होगा, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर परंतु विपरीत है। तो इसमें क्या है कि
इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है तो ठीक बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु n पर जो परिणामी क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, वो होगा शून्य। यानी यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर होगा शून्य पॉइंट n पर, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, परिणामी क्षेत्र शून्य होगा, तो इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु n को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। तो आपको याद रखना है, उदासीन बिंदु की कहीं भी डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो आपको यहीं से इसकी लिखनी होगी। उदासीन बिंदु, इसका क्या मतलब है, न्यूट्रल पॉइंट, यानी कोई भी यहाँ पर क्रिया नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, तो अगर हम दो बराबर और समान आवेश, यानी दो बराबर और समान धनावेश ले लें तो क्या होगा, दोनों के लिए जो उनकी प्रॉपर्टी होती है धनावेश की, विद्युत बल रेखाएं उनसे दूर जाएंगी, और जब दूर जाएंगी कि दोनों आवेशों को आपस में मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर हमको एक बिंदु प्राप्त होगा जहां पर परिणामी क्षेत्र क्या होगा, परिणामी क्षेत्र शून्य होगा। तो उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, उसी बिंदु को हम कहेंगे उदासीन बिंदु, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट है मतलब कि पूरी तरह न्यूट्रल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख देंगे तो किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। और मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर हम एक विद्युत क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश रखते हैं तो उस आवेश में भी एक बल आ जाता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रल पॉइंट के आसपास कोई भी आवेश रख देंगे, इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख देंगे तो किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी, वो किसी भी दिशा में नहीं चलेगा। तो ये होता है उदासीन बिंदु। ये स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। हमने अलग अलग भी आपको ऊपर बताया, फिर हमने नीचे बताया कि जब हम एक प्लस ले लें एक माइनस ले लें तब किस प्रकार से बल रेखाओं का जो मूवमेंट होता है वो होता है। और फिर हमने एक समान आवेश लिए जिससे हमको मिली किसकी डिफिनीशन, हमको मिली डिफिनीशन उदासीन बिंदु की, न्यूट्रल पॉइंट की। तो आपको ये बीच से क्वेश्चन बन सकता है कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। तो जब हम दो समान और बराबर धन आवेश लेते हैं, यानी कि उनसे जो उत्पन्न क्षेत्र में बल रेखाएं खींची जाती हैं, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु n पर, कोई भी मध्य बिंदु आप मान सकते हैं, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर परंतु विपरीत होते हैं। तो जब विपरीत होंगे यानी एक में ई होगा एक में माइनस ई होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परिणामी क्षेत्र जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु कहते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। और इसी बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट n पर अगर हम कोई आवेश रख देते हैं, अन्य आवेश रख देते हैं, तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अब ये तो हमने फिगर बनाकर आपको समझाया, अब हम एक बनाया फिगर आपको दिखा रहे हैं जिनमें ये चारों कंडीशंस एक साथ दी होंगी। तो ये यहाँ पर देखिएगा, जैसा हमने आपको बनाकर बताया था वहाँ पर, तो ये है धन आवेश, ये धन आवेश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रेडियली आउटवर्ड। देखिए जहाँ पर धन आवेश बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जा रही हैं, यानी अनंत की ओर जा रही हैं। और ये आपका दिया हुआ है ऋण आवेश, ये दिया हुआ है ऋण आवेश। तो यहाँ पर क्या, ये आ रही हैं केंद्र की ओर, अनंत से आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेडियली इनवर्ड। रेडियली का मतलब होता है त्रिज्य, तो यहाँ पर त्रिज्य इनवर्ड मतलब अंदर की ओर आ रही हैं, केंद्र की ओर आ रही हैं ऋण आवेश के लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो हमने एक विपरीत वाला केस लिया था। तो ये यहाँ पर देखिएगा, ये जो मकड़ी की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक है धनावेश, ये धनावेश लिया गया, ये लिया गया ऋणावेश। तो यहाँ से ये तो बाहर की ओर चली गई धनावेश की प्रवृत्ति कारण, ये यहाँ पर देखिए अंदर की ओर आ रही हैं, और जो धनावेश से निकलेंगी वो ऋणावेश की ओर चली जाएंगी, ऋणावेश में चली जाएंगी। और जब हम दोनों समान और बराबर दो धनावेश लेते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु n पर, वहाँ पर हमको जो बिंदु प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ये हमने आपको बनाकर वहाँ पर समझाया भी था, और ये आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह से चार कंडीशन विद्युत बल रेखाओं में आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं, और इनके जो गुण होते हैं तो धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, और ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यही कारण होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, यानी अब हम देखेंगे अगला टॉपिक अपना, जो कि होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशंस देखेंगे। और डिफिनीशन हम आपको बताया दे रहे हैं, आपको ये लिखा है जो डिफिनीशन है टेलीग्राम चैनल पर, जब PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल आप सुनिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र
की जो तीव्रता होती है वो ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब क्या है, अनुपात को, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन तो बता दी गई, लेकिन आपको यही नहीं पता कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके समझ में आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं किसे परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। अभी तक हम केवल पढ़ रहे थे आवेश, और आवेश के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो हमने सिर्फ आवेश पढ़ा है, लेकिन ये नया टर्म आ गया कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, यानी ये जो आवेश है परीक्षण आवेश, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह केवल क्या है, यह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। यानी परीक्षण आवेश को हम केवल मान लेते हैं, ये पूरी तरह से क्या है, काल्पनिक है। जो परीक्षण आवेश है पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। अत्यंत अल्प बिंदु आवेश है, यानी एक छोटा सा बिंदु आवेश है, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू नॉट से, यानी क्यू के सफिक्स में हम 0 लगा देते हैं, तो यही होता है हमारा परीक्षण आवेश। इसको हम इसी प्रकार से डिनोट करते हैं। तो अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यानी एक परीक्षण आवेश रखा है जिस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को, लगने वाला जो उसमें बल है और जो परीक्षण आवेश का मान है उसकी निष्पत्ति को, यानी उसके अनुपात को बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, डेफिनेशन से ही हमको फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है। ई बराबर लगने वाले बल एफ अपान उस आवेश के मान यानी क्यू नॉट के अनुपात को, निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया फार्मूला। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब क्या, अब इसी से, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये है एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार से, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। तो ये भी हो जाएगा, ये सदिश रूप में हो गया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है, और ई वेक्टर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक कैसी राशि, यह एक सदिश राशि है। और अब देखते हैं इसके जो मात्रक हैं, जो विमा है उसके बारे में। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो एफ वेक्टर है यानी जो बल है वो कैसी राशि है, वो सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। और ये क्यू नॉट कैसी है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। और जो हमारी ई है ये सदिश राशि है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, बल है सदिश राशि है, आवेश है अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बल है, जो ई होगी वो बल की दिशा में ई होगी, यानी जिस ओर बल लगाया जाएगा, जिस दिशा में बल लगाया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में होगी, यानी जो ई की दिशा होगी वो उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल कार्य कर रहा होगा। और अगर परीक्षण आवेश धन ना होकर ऋण हो, यहाँ पर हमने क्या लिया, ये जो हमने लिया है यह एक धन आवेश है, अगर हम यहाँ पर ऋण आवेश ले लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा बल की दिशा के विपरीत हो जाएगी, यानी फिर जिस तरफ बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं जो इसका मात्रक है। आप मात्रक वैसे भी जानते हैं कि फार्मूले से ही मात्रक को निकाला जाता है और फिर उसी से विमा भी निकाली जाती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये इसका होता है मात्रक ही का। और इसकी अगर बीमा निकालनी है तो एफ की बीमा आपको याद रखनी है। आपको कुछ बीमाएं रटी भी होंगी और रटनी भी हैं, कुछ की डायरेक्ट, आप एफ की नहीं निकालने बैठेंगे वहाँ पर। एफ की अगर डायरेक्ट याद है, डब्ल्यू की आपकी डायरेक्ट याद है, तो आप उसी के माध्यम से अन्य जो बीमाएँ हैं वो भी वहाँ पर बना सकते हैं। तो एफ की बीमा क्या होती है, इसकी होती है ml2 t-2, यानी ml-t-2 होती है, ml2 नहीं होगा, ml-t-2 ये हो गई एफ की। और q बराबर IT यानी कि AT, तो ये ले जाएंगे ऊपर, तो फाइनल बीमा हमारी क्या आ गई, क्योंकि बीमा को ऐसे लिखा जाता है, कभी अपान में तो लिखा नहीं जाता। तो ये आ गई ml-t-3 a-1,
और हमने आपको कल बताया था बीमा किस प्रकार से याद करते हैं हम, तो इसको भी हम याद कर लेंगे 11 - 31 MLTA 11 - 31। MLTA से रिलेटेड जितनी भी बीमाएँ हैं वो आएंगी। हमने बताया था आपको जब हम इसका रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पर हमको लास्ट में बताएंगे हम आपको किस प्रकार से बीमाओं को याद किया जाता है और किस प्रकार से इन्हें याद करना है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से याद करना है। अगर MLTA से रिलेटेड जितनी भी बीमाएँ होंगी उनको एक साथ याद करना है कि सभी में MLTA और संख्या से याद कर लेना है, जैसे 12 42, 13 42, 11 - 31, 11 31, इसी प्रकार से आपको वहाँ पर लर्न करना है। अब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कण आवेशित कण पर बल। तो अगर हम E = F1Q लिख सकते हैं, तो अगर हमको कहीं पर क्या निकालना पड़ गया, बल, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है न्यूमेरिकल्स में और आवेश दिया हुआ है, तो F = Q × E। ये यहाँ से हम बल, यानी हम वैसे भी देखते हैं कोई भी अगर फार्मूला दिया हुआ तो उसमें जितने भी टर्म्स दिए हुए तो सभी टर्म्स में कोई भी टर्म हमको दिया जा सकता है और कोई भी निकालना पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से हम उस फार्मूले को बना लेंगे। इतना तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने जाना वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, जो कि होगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डेरिवेशन हम करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन के माध्यम से हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक +Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम बिंदु O पर रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। यानी हमने क्या किया, एक ये +Q आवेश है जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है और इसका परावैद्युतांक क्या है, K, ये दिया हुआ, ये अलग है, हम फार्मूले में इसका यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, तो आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ से R मीटर दूरी पर क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, यानी ये है बिंदु P। बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, यानी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हमने माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, इसको किससे डिनोट करते हैं, Q0 से, तो Q0 स्थित है। तो अब कूलाम के नियम अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कूलाम का नियम लगाएंगे इन दोनों के बीच में, और दो आवेशों के बीच की दूरी R दी हुई है, दो आवेश दिए हुए हैं, तो कूलाम का नियम आराम से यहाँ पर लग जाएगा। दो आवेशों के बीच वो लगता ही है कूलाम का नियम। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 और यहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक। हमने पहले ही आपको बताया था कि परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा हुआ है +Q आवेश, तो ये भी लेंगे यहाँ पर। और क्या लेंगे, Q यानी पहला आवेश Q1 Q2/R² होता है कूलाम का नियम, तो Q और Q2 की जगह क्या है, Q0 क्या होगा, R²। ये यहाँ पर हमने ले लिया न्यूटन में, ये होगा। अब क्या करेंगे, अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो P पर तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी, E = F/Q0। अभी हमने पढ़ा, ये होता है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ से क्या करेंगे, F की जगह मान रख देंगे जो हमने ऊपर निकाला है, यानी 1/4πε0 K Q0/R², और ये भी तो Q0 रहेगा जो नीचे दिया हुआ है F के, तो Q0 से Q0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या बना, यहाँ पर फाइनल फार्मूला बना हमें किसी बिंदु पर, और यहाँ पर ये जो K है, K का मान क्या हो जाएगा, K का मान होता है 1, किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए K = 1 होता है, तो इसका कोई औचित्य बचा नहीं। तो हमारा फाइनल फार्मूला निकला यहाँ पर 1/4πε0 Q/R²। ये हमारा फाइनल फार्मूला निकला, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला होगा E = 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, और 1/4πε0 का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब परीक्षण आवेश +Q पर आवेश +Q के कारण लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल है। क्यों प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि ये भी धनावेश है, +Q भी धनावेश है और +Q0 भी धनावेश है, तो दोनों धनावेशों के बीच बल तो प्रतिकर्षण का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल है, और इसकी जो दिशा है ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा यानी कि OP ही होगी, OP की ओर ही ये बल लगेगा। दोनों के बीच कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल।
और जिस तरफ ई की दिशा होगी, हमने पी पर ज्ञात किया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिस तरफ एफ की दिशा होगी, उस बल की दिशा होगी, उसी तरफ ई की दिशा होगी, क्योंकि यहाँ पर धनावेश है। अगर ऋण आवेश होता तो वहाँ पर दिशा क्या होगी, दिशा बदल जाएगी। अगर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आवेश होता तो पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा यानी आवेश माइनस क्यू नॉट की ओर होती। अब यहाँ पर दूर होगी तो जो एफ की दिशा होगी वो यहाँ पर इस तरफ होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। तो यही है एक मतलब किसी एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यहाँ पर ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये यहाँ पर हमको मिल गया। तो जो आज का लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इन सभी के बारे में हम जानेंगे कल के लेक्चर में। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने पढ़ा भी उसे बहुत सारे टॉपिक्स, वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत बल रेखाएं हुई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन और फार्मूला। तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।